नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने विद्यालय में अच्छे से पढ़ा रहे होंगे और आपका अध्ययन अध्यापन कार्य बहुत ही सही तरीके से चल रहा होगा। सैलरी को लेके बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि सैलरी कैसे बनेगी, कैसी चीज़ें होंगी। MIS पोर्टल के थ्रू बैंक की डिटेल्स नहीं मांगी गई। तरह तरह के प्रश्न मेरे पास आ रहे थे जिसका उत्तर मेरे पास भी स्वयं नहीं था, लेकिन जैसे भी उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की मैं कोशिश कर रहा था, कई बार अधिकारियों के समक्ष मैंने ये बात रखी थी, तो वह उस समय भी उन्होंने मुझे यही बताया था कि इसका अलग से पोर्टल आएगा जिसमें आपको डिटेल्स भरनी है। जिन जिन लोगों ने मुझे पूछा था तो मैंने ये सूचना उनको दे दी थी। क्योंकि ये कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैंने आज तक इसका वीडियो नहीं बनाया। जैसा कि आप देखते हैं, कल के दिनांक यानी 12/7 को एक नई नोटिस आती है जिसमें इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई थी। मैं अभी तक इस पर वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि इसको फॉर्म भरने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। सारे लोग एक साथ इस वेबसाइट पर पहुंच गए थे जिससे OTP आने में समस्या हो रही थी। बाकी मैंने फॉर्म भर के कंप्लीट कर लिया है, खुद का भी भरा और एक दो लोगों का और भरा, और फिर मुझे इसकी विधिवत जानकारी हो गई तो मैंने ये वीडियो बनाने को सोचा। क्योंकि जब तक किसी भी बारे में एक अच्छी जानकारी ना मिल जाए, यानी एक विधिवत और संपूर्ण जानकारी न मिल जाए, तब तक उस पर वीडियो बनाना अच्छा नहीं होता। क्योंकि हज़ारों लोग उसको देखते हैं, तो किसी भी तरीके की कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, ये मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। इसलिए आप देखते हैं कि मेरा वीडियो थोड़ा लेट में आता है, लेकिन दुरुस्त आता है, अच्छे से आता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या कमी नहीं रहती है। तो जैसे आप इसको सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि सैलरी प्रोसेसिंग फॉर न्यूली ज्वाइंड कैंडिडेट्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी नए कैंडिडेट्स ये हमारे इसको ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी सैलरी कैसे बननी है, उसके लिए एक फॉर्म दिया गया है और उसको आपको फिल करना है। इस नोटिस में सिर्फ यही लिखा हुआ है। कहिए तो मैं इसको एक बार पढ़ के भी सुना देता हूँ। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइंड देयर ड्यूटीज इन EMRS आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट इन ऑर्डर टू प्रोसेस द सैलरी यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द नेसेसरी स्टेप थ्रू द फॉलोइंग लिंक। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने EMRS में अपनी ड्यूटीज़ को ज्वाइन कर लिया है वो अपनी सैलरी के लिए इस फॉर्म को भरेंगे। ये लिंक दिया गया है, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। नीचे एक लाइन और लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी में कोई डिले ना हो तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए, यानी अर्लीस्ट भर दीजिए। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म का मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ऐसे ही नेक्स्ट का एक लोगो बनकर आएगा। ऊपर लिखा रहेगा एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो बार बार लोग मुझसे पूछते रहते हैं सर नेक्स्ट का मोबाइल नंबर क्या है, मेल ID क्या है, साफ साफ सब लिखा हुआ है। ये इसका मोबाइल नंबर है, ये ईमेल ID है, ये इसकी वेबसाइट है। इस पर जाकर आप अपनी जो भी सूचना लेना चाहें इस पर कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप उसके फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यानी उस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो ये फॉर्म खुलेगा और इस फॉर्म में पहला ये लिखा रहेगा एम्प्लॉय डाटा कलेक्शन। इसमें आपको स्टेट फिल करना है। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। कंप्लीट ऐसे दिखेगा। इसमें आपको वही स्टेट भरना है जहाँ आपकी ज्वाइनिंग हुई, यानी जहाँ आपके मूल निवासी यानी जन्म स्थान है वो वाला स्टेट नहीं फिल करना है। जहाँ आपका स्कूल है वो वाला स्टेट आपको फिल करना है। जैसे ही आप स्टेट को फिल करेंगे उसके बाद आप स्कूल को सिलेक्ट करेंगे तो उस स्टेट के सारे स्कूल की लिस्ट आ जाएगी। उसमें से आप स्क्रॉल करके अपने स्कूल का जो नाम है वो सर्च कर लेंगे, उस पर आप क्लिक कर देंगे, वो स्कूल यहाँ पर दिखने लगेगा। इसमें टाइप करने का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना रहेगा। मोबाइल नंबर भरते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपने अपने फॉर्म भरते समय फिल किया था। क्योंकि अगर आप दूसरा नंबर फिल करेंगे तो आपका जो डिटेल्स है वो नहीं शो करेगी, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर से ही आपका जो भी डाटा है वो फेच होता है। अगले नेक्स्ट पेज में आपका सारा डाटा आपके मोबाइल नंबर से ही खुलेगा। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था। फिर उसके बाद आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपको एक OTP आएगा। फिर सबमिट OTP करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यानी सबमिट करेंगे, उसके बाद अगला पेज कुछ ऐसे खुलकर आएगा जिसमें लिखा रहेगा एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय बैंक डिटेल्स, नॉमिनीज एंड गार्जियन डिटेल्स और इमरजेंसी डिटेल्स। तो सबसे पहले जो खुलेगा वो एम्प्लॉय डिटेल्स खुलेगा। ये रहा एम्प्लॉय डिटेल्स, ऐसे बड़ा बड़ा लिखा रहेगा।
फॉर्म आईडी लिखी रहेगी, यानी जो फॉर्म ये खुल रहा है उसकी एक आईडी तुरंत जनरेट हो जाएगी। और ये आईडी मैंने हाइड कर रखी है क्योंकि ये हमारे यहाँ के लाइब्रेरियन सर की आईडी है, इसलिए उन्हें मैंने हाइड कर दिया है। यहाँ पर बिल यूनिट भी रहेगा, ये ऑटोमेटिक फिल रहेगा क्योंकि ये जो बिल बन रहा है उसका यूनिट नंबर रहेगा, इसको भी मैंने हाइड कर दिया है। एम्प्लॉय आईडी, यानी जो फॉर्म भर रहा होगा उसकी एम्प्लॉय आईडी भी दिखेगी, उसको भी मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया क्योंकि ये किसी और की है। फिर नाम आपको ब्लैंक मिलेंगे, यहाँ पे आपको नाम भरना रहेगा। नाम में आपको फर्स्ट नेम पहले लिखना है, फिर अगर किसी का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखेगा, फिर लास्ट नेम। डेजिग्नेशन जो है वो ऑटोमेटिक फिल रहेगी, आपका पे लेवल ऑटोमेटिक फिल रहेगा, आपका बेसिक पे ऑलरेडी फिल रहेगा, स्कूल भी आपका ऑलरेडी फिल रहेगा क्योंकि आपने पहले स्कूल सिलेक्ट कर रखा है। ज्वाइनिंग डेट यहाँ आपको फिल करनी रहेगी, आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, जिस इस पे टाइप करेंगे कैलेंडर खुल जाएगा और कैलेंडर में जाके उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस डेट ऑफ बर्थ के लिए करनी है। डेट ऑफ बर्थ पे जैसे ही क्लिक करेंगे कैलेंडर खुल जाएगा और वहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं। थोड़ा दिक्कत आ रही है डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने नोटिस किया है कि जिनका मंथ में 12 तारीख के बाद की डेट ऑफ बर्थ है उनमें कुछ दिक्कत आ रही है, बार बार लिख रहा है कि 18 साल के ऊपर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है फिर भी ऐसा दिक्कत आ रही है, ये एक टेक्निकल इशू है, इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। 1-2 दिन का समय दीजिए, टेक्निकल जो ग्लिच है वो समाप्त हो जाएगा। मे भी हो सकता है आज शाम या कल तक भी ठीक हो जाए, लेकिन अगर क्योंकि सैटरडे संडे ऑफिस बंद होता है तो हो सकता है मंडे तक इस समस्या का समाधान हो जाए, इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ जैसे ही सिलेक्ट करते हैं आगे नेक्स्ट का जो स्टेप होता है वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि ये कुछ लोगों में दिक्कत आ रही है जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो महीने की वो शायद 12 तारीख के बाद, ऐसा कुछ मतलब नोटिस किया गया है। एग्जैक्ट ऐसी कोई डिटेल नहीं है कि 12 तारीख के बाद वालों का नहीं हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो दिक्कत आ रही है वो उन्हीं की आ रही है जिनका डेट ऑफ बर्थ 12 तारीख के बाद है। तो एक बार देख लीजिए, जिनका 12 के पहले वो लोग कंप्लीट कर चुके फॉर्म, उनमें कोई दिक्कत नहीं आई। 12 तारीख के बाद वालों में थोड़ी समस्या है, तो ये एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, तो इसके लिए आप वेट कर लीजिएगा, 1-2 दिन में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर आपको भरना है फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, यानी जिसके पिता का नाम आप भर सकते हैं। जो शादीशुदा हैं और वो चाहे तो अपने पति का नाम भी यहाँ पर फिल कर सकती हैं। सेम वही स्टेप, ये नेक्स्ट पेज में मैंने दूसरा स्क्रीनशॉट लिया था तो वही करना है। फिर आपको यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आपका है वो आप फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस भरना है, यानी आप शादीशुदा हैं या नहीं वो भी आपको यहाँ भरना है। कैटेगरी यहाँ पर अनरिजर्व, OBC, EWS जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप भरेंगे। प्रेजेंट एड्रेस, कोशिश करिएगा कि प्रेजेंट एड्रेस वही लिखें जिस इस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं, तो आप चाहें उसी विद्यालय का एड्रेस डाल सकते हैं, क्योंकि पत्राचार के लिए आसानी रहेगी, कोई भी लेटर वगैरह आना रहेगा तो सीधे आपके स्कूल में आ जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परमानेंट एड्रेस यानी आपके अपने घर का एड्रेस, जिस स्टेट के या जिस जगह के आप मूल निवासी हैं वहाँ आप अपना भरेंगे। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिल रहेगा, इसको आपको भरना नहीं है। ईमेल आईडी भी ऑटोमेटिक फिल रहेगी, इसको भरना नहीं, मैंने हाइड कर रखा है क्योंकि ये किसी और का है। यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आप इसको यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ भरना रहेगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। मैंने सेम चीज़ दोबारा फिल करने के लिए कर दी क्योंकि नीचे का चीज़ छुप रही थी, इसलिए मैंने दोबारा स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ परमानेंट एड्रेस भर चुके रहेंगे आप, मेल आईडी और ये ऑटोमेटिक फिल रहेगा। PWD कैंडिडेट मैंने आपको बताया ही, यस और नो करना है। आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ फिल करेंगे और आधार कार्ड को स्कैन करके भी आपको अपलोड करना रहेगा फाइल के फॉर्म में। उसके बाद ये चीज़ ध्यान देंगे, यानी एक डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया, आपको अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको आधार कार्ड भी स्कैन करके रखना होगा पहले से ही। दूसरा, आपको पैन कार्ड भी स्कैन करके रखना होगा। तो 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए, बाकी कितने लगेंगे, एक और लगेगा, अभी आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ आप पैन कार्ड का डिटेल्स भर लेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस और नो कर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन जो यहाँ दिख रहा है ये डार्क कलर से दिख रहा है। अगर वो डेट ऑफ बर्थ वाला जो मैंने आपको इशू बताया कि कुछ लोगों में क्या होता है कि जैसे वो 12 तारीख के बाद वाली डेट, ईयर से मतलब नहीं है, यहाँ मंथ की बात कर रहा हूँ, किसी भी मंथ की हो, अगर 12 तारीख के बाद की डेट ऑफ बर्थ है तो वो क्लिक करते हैं तो ये डार्क कलर का नेक्स्ट है वो नहीं आता है, वो लाइट हो जाता है, यानी वो नेक्स्ट का ऑप्शन ही नहीं आता एक तरीके से मान लीजिए। तो ये समस्या आ रही है और इसके आगे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक समस्या ये है, 1-2 दिन में इस चीज़ की संभावना है कि ये सॉल्व हो जाएगी, इसलिए थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको बैंक डिटेल भरने के लिए आ जाएगा, लिख के आना ना, बैंक एम्प्लॉय डिटेल्स, ये
फिर यहाँ पे फॉर्म नंबर आएगा जो कि मैंने हाइड कर रखा है। यहाँ पर आप एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे, इसमें साफ साफ लिखा है प्लीज़ इंटर ओनली HDFC बैंक डिटेल, यानी HDFC बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, HDFC वाले स्वयं आपके स्कूल में आ रहे हैं और सबका खाता खोल रहे हैं और जल्दी से जल्दी एक दिन में वो सबका खोल देते हैं। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, 2 मिनट 3 मिनट का प्रोसेस होता है, फटाफट सबको खोलते जाते हैं। बैंक का आपको पासबुक, ATM, चेकबुक, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, ATM के पिन, इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड, वो सब आपको देके चले जाते हैं। जिसके लिए परेशान नहीं होना है, 4-5 मिनट का प्रोसेस है। अगर आपके स्कूल में नहीं हुआ है तो आने वाले 2-4 दिन में या 1 हफ्ते में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा HDFC बैंक। क्योंकि प्राइवेट बैंक है तो आपको जाना नहीं है, वो स्वयं आ जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक की सेवाएँ थोड़ी अच्छी होती हैं। मैं भी शायद इसलिए नेस्ट ने ऐसा किया हो, या जो भी रीज़न रहा होगा उसकी वजह से ये बैंक डिसाइड किया गया है, क्योंकि HDFC बैंक ही पूरे नेस्ट के फाइनेंसेस को मैनेज करेगा। यहाँ तक कि आपकी अटेंडेंस से लेके सब कुछ, जो नोटिस आई थी मैंने ग्रुप में डाला था, उसमें ये चीज़ें लिखी हैं। स्कूल मैनेज करने से लेके, फंड मैनेज करने से लेके, बच्चों, टीचर, सबकी अटेंडेंस, एवरीथिंग जो मैनेजमेंट का काम है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो सारा काम HDFC बैंक करेगा। तो यहाँ आपको बैंक का नाम और उसका जो एड्रेस होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई सिटी है या स्थान है तो पूरा नाम लिखेंगे HDFC बैंक, कॉमा लगा के उसका पता। फिर बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कैंसल्ड चेक या बैंक स्टेटमेंट। जो चेकबुक आएगी उसको आप डायगोनली क्रॉस करके कैंसल लिख लीजिएगा और उसको चाहे अपलोड कर दीजिए, चाहे आप नेट बैंकिंग का पासवर्ड आपको मिल ही जाता है, लॉगिन करके नेट बैंकिंग आप ऐप खोलिए और उसमें यहाँ बैलेंस शो करता है, वहीं बगल में एक ऑप्शन आता है डाउनलोड स्टेटमेंट, ईमेल स्टेटमेंट करके, तो वहाँ से आप स्टेटमेंट निकाल के वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो चेकबुक है उसकी एक लीफ ख़राब ना हो, यानी एक चेक ख़राब ना हो, तो आप स्टेटमेंट को भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चेकबुक की उतनी आवश्यकता है नहीं तो एक कैंसिल करके दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई डेट पड़ती नहीं है, तो कैंसिल चेक आपके बाद में भी काम आ जाएगा, क्योंकि सबमिट तो करना नहीं है, फ़ोटो ही सिर्फ अपलोड करनी है, तो वैसे पड़ा रहेगा। कल को कहीं और देना हुआ या डिटेल्स आपको विद्यालय में सबमिट करनी हुई तो वही कैंसिल चेक पकड़ा दीजिएगा, तो बाद में आपके काम ही आएगा। यहाँ पर आप फाइल अपलोड करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो दूसरा पेज खुलेगा वो खुलेगा नॉमिनीज़ एंड गार्जियन डिटेल्स। इसमें जिसका भी, जैसे मान लीजिए इन्होंने भरा अपने ब्रदर का, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है ये आप यहाँ भरेंगे, ऐड करेंगे। यदि वो माइनर है तो यस करके गार्जियन का नेम लिखना पड़ेगा, रिलेशनशिप क्या है वो लिखना पड़ेगा। अगर नो तो कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद आपको इमरजेंसी डिटेल, ये सबसे आखिरी स्टेप है। जब आप इमरजेंसी डिटेल्स भरेंगे, इसमें जनरली आप चाहें तो अपने पिताजी का या माताजी का, किसी का भी आप भर सकते हैं। इसमें पर्सन का नाम लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, वो क्या रिलेशन है उसका आपके साथ, यानी पिताजी हैं, माताजी हैं, सिस्टर हैं, वाइफ है, जो भी आपको लिखना हो, जिनका भी नाम लिखना हो वो रिलेशनशिप यहाँ करेंगे और एड्रेस डाल देंगे, यानी उसका पता इमरजेंसी डिटेल में, और फिर आपको सबमिट कर देना है। ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। डाउनलोड का भी ऑप्शन उसके बाद आ जाएगा, इस फॉर्म को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और बाद में चाहें तो करेक्शन भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप इस पूरे फॉर्म को सबमिट कर लेंगे और इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत आसान तरीके से एक एक स्टेप आपको समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आता है तो प्लीज़ इसको आप दोबारा देखिएगा, वीडियो को एक बार पुनः, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थोड़ा सा मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि विद्यालय में रहता हूँ, बहुत सारे कार्य रहते हैं जिसकी वजह से थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबके रिप्लाई कर दूँ। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जितने भी एमआरएस एम्प्लॉई हैं सब तक पहुँचाइए, ताकि सबको आसानी हो ये फॉर्म भरने में, किसी भी प्रकार का किसी को कठिनाई ना हो। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।